आज हम बात करेंगे लियारी गैंगस्टर गफ्फार जिगरी के बारे में। सर ये क्या बला है? कैरेक्टर तो वहाँ पर समझ लें कि पूरी बॉलीवुड हॉलीवुड सब वहाँ पर पूरा मौजूद था। मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर जिगरी था। उसकी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक मिसाल थी कि जब मैंने उसको बताया कि मैं यार उन लोगों से भी मिलता हूँ, बाबा वालों से, रहमान वालों से, तो उसने मुझे यही कहा कि यार ये बात तुमने मुझे तो बता दी है, लेकिन ये गलती से भी उधर नहीं बताना। सन 2000 के आगे पीछे की बात है कि अल्लाह बख्श ये उसके साथ काम किया करता था। पुलिस की रेड हुई, एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर में वो भी मारा गया, उसके साथ एक दो साथी और मारे गए, ये बच गया। इसने पप्पू गैंग के पास गया। ये जिक्री के अल्फाज हैं कि हम जब उसके पास गए वहाँ पर और हमने उसको बोला काम दो, तो उसने हमें एक काम दिया। तो उसके अल्फाज थे कि जब हम अगले दिन हम वहाँ पर गए पप्पू के पास, तो पप्पू के ये अल्फाज थे कि यार ये लड़के नहीं, ये चिंगारी है। जब जिक्री का नाम बड़ा उरूज पे आना शुरू हुआ तो नादिया कबूल को उस वक्त मुलाकात का हुआ। अब सारे बैठे हुए, जब आधा एक घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया तो मैंने बोला कि भाई ये तो सारी बातें ठीक है, लेकिन वो अब उसको गफ्फार जिक्री को तो बुला दें। वो मेरी तरफ देख रहा है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, सब ये देख रहे हैं। तो एक ने बोला बाजी यही तो है जिक्री। जब गोलियां चलती हैं ना लियारी में, तो जितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो वो बता दे गोली चल कहाँ से रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है। वो अलग चीज़ था भाई। रहमान के इनकाउंटर के बाद रहमान के गैंग में इंटरनल रिफ्ट शुरू हुई, ये वापस बलूचिस्तान कच्ची राब्ता कम्युनिटी वाला इशू शुरू हुआ, तो फिर इसको बाकायदा बुलाया गया कराची ऑपरेशन के बाद, फिर ये बलूचिस्तान। सर कहा जाता उसको गोली भी नहीं लगती थी। हर चीज़ को बड़ा सोच समझ के नाप तोल के किया करता था। तो यही वजह थी कि वो अपनी सेफ्टी को भी रखता था। सर इसका एनकाउंटर भी बोलते हैं बड़ा खतरनाक था। तो तकरीबन कोई 1.5 घंटे के करीब इसने फाइट की है। कहते हैं लोग कि उसका 3 साल का बच्चा भी इसमें मारा गया, तो वो उसको ढाल बना रहा था, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इसको ढाल बना रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि साला नहीं मरा। एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन आज हम बात करेंगे लियारी गैंगस्टर गफ्फार जिगरी के बारे में। ये कौन था, ये कितना खतरनाक था और इतना खतरनाक क्यों था कि रहमान डकैत जैसे लोग उससे डरते थे, उससे सुलह करने की कोशिश करते थे। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं फराज खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर ये क्या बला है? सर ये हम रोजाना नए नए कैरेक्टर लेके आते हैं। यार ये बला नहीं है, ये वाकई में बड़ा कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। अगर लियारी में यूँ तो बहुत सारे कैरेक्टर गुजरे, और लेकिन लोग ना चंद लोगों को जानते हैं। रहमान एक बड़ा मशहूर ज़माना है, रहमान डकैत सब जानते हैं रहमान डकैत को। फिर उसके बाद उज़ैर बलोच को लोग जानते हैं। इसी तरह जो है वो बाबा लाडला को लोग जानते हैं। तो इस तरह कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर तो वहाँ पर समझ लें कि पूरी बॉलीवुड हॉलीवुड सब वहाँ पर पूरा मौजूद था। लेकिन ये है कि अगर देखा जाए तो उसमें जो मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर था, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरा मिलना जुलना रहा, बातचीत रही, सारी चीज़ें, तो उनमें जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था और जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था वो जिक्री था। उसकी बहुत सारी वजूहात थी। जैसे आपने कहा ना कि एक बला थी, ये ख़तरनाक था। यार वो ख़तरनाक था, ठीक है, होगा ख़तरनाक होगा, मतलब लेकिन वो ना समझ लो कि यार एक बहुत ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट था, शार्प था, क्लेवर था, स्मार्ट था। तो ये सारी उसके अंदर जो है ना ये सारी सलाहियतें थीं। वो ऐसा नहीं था कि बस उठा मारा पीटा चला गया, ऐसा वाला नहीं था, जालिम नहीं था। जितना मैं उसको जानता हूँ ना वो जालिम नहीं था। ये वाले जालिम थे, ये जालिम नहीं था। उसकी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक मिसाल थी कि जब मैंने उसको बताया कि मैं यार उन लोगों से भी मिलता हूँ, बाबा वालों से, रहमान वालों से, तो पता नहीं मुझे ये बताना चाहिए था या नहीं चाहिए था, लेकिन मेरी उससे अच्छी बातचीत थी तो मैंने उसको ये बात बता दी थी। तो उसने मुझे यही कहा कि यार ये बात तुमने मुझे तो बता दी है, लेकिन ये गलती से भी उधर नहीं बताना। अच्छा। मतलब वो आपको गाइड भी कर रहा है। कहने का मकसद ये है कि अगर ये बात मैं वहाँ बताता तो शायद बताने के बाद मैं शायद ज़िंदा नहीं रहता, क्योंकि वो लोग ना फ़ौरन शक करते थे।
और शक के बाद जो है ना वहाँ इन्वेस्टिगेशन होती थी, ना कोई इंक्वायरी होती थी, ना कोई अदालत लगती थी, ना कोई फैसला आता था, बट डायरेक्ट काम होता था। जिसके ऊपर शक हो गया या जिसके ऊपर थोड़ा सा भी शक है ना कि यार ये हमारे खिलाफ हो सकता है या ये हमारा दुश्मन हो सकता है या हमारे खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है, वो लोग मार देते थे, चाहे वो कोई भी हो। तो लेकिन ज़िक्री ऐसा नहीं था। ज़िक्री ने देखो मुझे बताया ना कि यार तुम ये बात मुझे बता रहे हो लेकिन तुम किसी को बताना नहीं ये बात। वहाँ ख़ास तौर पे उन लोगों को ये नहीं बताना कि तुम मेरे साथ भी टच में रहते हो, क्योंकि वो फिर तुम्हें मार देंगे। तो मतलब उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। अब वो सर अगर गैंगस्टर था, वो एक अपनी स्टार्टिंग अगर जगह हम है। इसकी लें तो हुँ। ये गैंगस्टर्स की इस वाली फील्ड में कब आया और क्या ये पहले यार क्या काम करता था? देखिए ये बेसिकली तो ज़िक्री जो कम्युनिटी है उससे ताल्लुक़ रखता है। ज़िक्री कम्युनिटी ज़्यादातर तुर्बत, मकरान साइड पे होती है, बलूचिस्तान पे। और ये एक इंतहाई शरीफ फैमिली में से ताल्लुक़ रखता है, उस फैमिली से। इसके जो वालिद थे ईसा बलोच थे, मशहूर ज़माना इंटरनेशनल फुटबॉलर थे वो, अच्छा। ठीक है, फ़िशरी में काम भी किया करते थे। इसका भाई भी बड़ा शरीफ आदमी था, बस ये समझ लें। और ज़िक्री आम तौर पे अगर आप ज़िक्रियों की बात करें तो आपको नहीं दिखेंगे कि कोई गैंगस्टर्स या क्रिमिनल एलिमेंट्स उनके अंदर, शायद वो नादिर कोई रेयर केस में आपको दिखेगा, उसमें से आपको ज़िक्री दिखेगा। तो जब आप ढूँढने जाएँगे तो आपको ज़िक्री मिलेगा, ज़िक्री होगा या इक्का-दुक्का उसके साथ कोई ऐसे लोग लग गए होंगे तो हो गए होंगे। तो ये फैमिली बड़ी अच्छी थी आज भी। अच्छा। आज भी इसकी किसी भी एक्टिविटी से कभी भी उसकी फैमिली ने ओन नहीं किया उसको। आज नहीं, शुरू से जब ये था, ज़िंदा था, जब ये सब कुछ कर रहा था तब भी ऐसा नहीं था। और वालिद इसके जो है वो फुटबॉलर मैंने बताया वो थे ईसा बलोच, और बड़े इंतहाई कोई शरीफ आदमी थे। फिर फ़िशरी में काम किया करते थे। ये भी अक्सर वहाँ पर जाया करता था, फ़िशरी जाया करता था, वहाँ पर मेहनत मज़दूरी किया करता था, लोगों को चाय पानी बिस्किट वग़ैरह ये दिया करता था। ये भी ऐसा था। लेकिन ये थोड़ा-सा थोड़ा-सा शुरू से इसके थे। शरारती, ये नहीं कहते हैं शरारती है, बिगड़ा हुआ बच्चा कह लें उस फ़ैमिली का, वो था। तो अच्छा। इसी तरह 2000 सन 2000 के आगे पीछे की बात है कि एक क्रिमिनल एलिमेंट कहें, चोर कहें, डकैत कहें, जो भी, अल्लाह बख्श ऊ, उसकी उर्फियत थी ऊ, अल्लाह बख्श ऊ। तो ये उसके साथ काम किया करता था, चोरियाँ-वोरियाँ ये वो सारी चीज़ें किया करता था। तो उस दौरान जो है वो फिर एक एनकाउंटर हुआ, पुलिस की रेड हुई, एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर में वो भी मारा गया, उसके साथ 1-2 साथी और मारे गए, ये बच गया, अच्छा। ये भी था उसके साथ। तो उसके बाद फिर ये आगे पीछे हो गया, ये इसका इसका काम ये था जब भी कोई बुराई आएगी ना ये बलूचिस्तान भाग जाएगा, ठीक है? तो जब भी कुछ भी हुआ, कभी भी कुछ भी हो, ये लियारी छोड़ देता था। तो ये खैर इसने लियारी छोड़ दिया। ये बलूचिस्तान रहा कुछ अरसे, फिर ये जो गैंग वॉर शुरू हुआ अरशद पप्पू वर्सेस रहमान डकैत, तो उसमें जाके जो है फिर इसने पप्पू का गैंग जॉइन जॉइन किया। किया। अच्छा, वो भी बड़ी मज़ेदार स्टोरी है कि पप्पू का गैंग जॉइन कैसे किया। अच्छा, इससे पहले भी एक किस्सा था, ये किसी केस में पकड़ा गया था। अच्छा। हाँ, किसी केस में ये पकड़ा गया था और ख़ैर ये छूट गया था, मोबाइल इसको लेके बिठा के लेके जा रही थी, जो उसने मुझे बताया था केस। तो वो उसमें ख़ैर ये छूट गया था। छूटने के बाद ख़ैर ये फिर इसने पप्पू गैंग के पास गया। अब ये इनको कुछ ना कुछ तो करना था ना, मतलब ये ऐसा था कि मतलब ये समझ लें कि एक करंट था इसके अंदर कि कुछ कुछ ना कुछ करना है। तो ये इसके साथ 3 लड़के और हुआ करते थे, जिसमें डॉक्टर शुएब और 2 लड़के और थे। इन लोगों का एक गैंग था। ये लोग चले गए किसके पास? पप्पू के पास। अच्छा सर, इन्होंने रहमान क्यों नहीं ज्वाइन किया, हालांकि ये उस टाइम उरूज पे था रहमान? यार ये तो अब उसको पास जो एक्सेस होगा, जो अप्रोच होगी, जहाँ से उसको लिंक मिल रहा था वो वहाँ से घूमता है। उसको तो जो भी मिल जाता वो वहाँ बोले। चला जाता, उसको अपने अपने काम से मतलब है। ऐसा नहीं है, चॉइसेस का मसला नहीं था। तो जो उसको मिला, जो उसके पास ईज़िली था, जो अप्रोच कर सकता था, वो वहाँ चला गया, पप्पू के पास चला गया। तो पप्पू के पास भी तो कोई ऐसा थोड़ी गया था, पप्पू के पास तो ऐसे गया था कि ये लोग गए और पप्पू के पास गए और उन्होंने बोला भाई हमें काम दो। तो ये अब मैं उसके अल्फाज बता रहा हूँ, अपने अल्फाज नहीं, ये ज़िक्री के अल्फाज हैं कि हम जब उसके पास गए वहाँ पर और हमने उसको बोला काम दो, तो उसने हमें एक काम दिया। और काम देने के बाद जो है वो हमने वो काम करा और अगले दिन हम उसके पास पहुँच क्या गए। काम था सर वो? अब वो किसी न किसी मारना-वारना था, भत्ता-वत्ते का कोई काम था। ये ख़ैर जो है उसने मुझे नहीं बताया था क्लियर काम, या मुझे याद नहीं है क्योंकि पुरानी बात हो गई।
बहरहाल इतना मुझे याद है कि जो उसके अल्फाज थे कि जब हम अगले दिन हम वहाँ पर गए पप्पू के पास, और पप्पू के पास जाके जब हम गए और हमने उसको बताया कि ये काम हो गया, तो पप्पू के ये अल्फाज थे कि यार ये लड़के नहीं, ये चिंगारी है। ये पप्पू के अल्फाज थे जिक्री के लिए, अरशद पप्पू। अरशद पप्पू के अल्फाज थे। बस वो दिन था, और मरते दम तक जो है ना वो वाकई में, मैं जैसे बताया ना उसके अंदर एक वाकई में करंट था, एक जुस्तजू थी कुछ ना कुछ करने की, और बहुत तेज था यार वो। तो बस मुझे चीज़ें याद आती रहेंगी, मैं आपको बताता रहूँगा कि वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा वो था। बहरहाल उसके बाद वो पप्पू का गैंग उसने ज्वाइन किया, और फिर वो अपने इलाके का आहिस्ता आहिस्ता छोटे मोटे काम करते करते अपने इलाके का जो अली मोहम्मद महल्ला था जिक्री पाड़ा, वहाँ का वो कमांडर बन गया। अच्छा। पप्पू के पास और भी कमांडर्स थे, लेकिन उन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग कमांडर ये बना। और यही वजह थी कि पप्पू के गिरफ्तार होने के बाद जो उसका चीफ ऑपरेशनल कमांडर था या उसका जो सक्सेसर बना, वो जिक्री ही बना, जो पूरा गैंग को ऑपरेट करता रहा बैठ के। तो इस तरह, और इसने बहुत ज़्यादा टफ टाइम भी दिया रहमान सर को। इस रहमान से इसकी लड़ाई भी सुना बहुत खतरनाक हुई थी। भाई रहमान से रहमान कह लें, या हम तो ये कंसीडर करते थे ना कि रहमान वर्सेस पप्पू और बाबा लाडला वर्सेस जिक्री, जिगरी। क्योंकि वो उसका चीफ ऑपरेशनल कमांडर था, ये इसका चीफ ऑपरेशनल कमांडर था, वो दोनों सरगना थे गैंग के अपने। लेकिन रहमान क्योंकि कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू हो गया था, तो रहमान ने समझ लें एक तरह से बिल्कुल हाथ हटा लिया था, और हर चीज़ जो कर रहा था, कमांड एंड कंट्रोल सारी जो थी वो बाबा लाडला के हाथ थी। तो अब गैंग जो चल रहा था ना, वो बेसिकली था तो वो पप्पू और रहमान का ही, लेकिन चला असल में रहे थे जिक्री और बाबा लाडला। तो जो फाइट होती थी ना, वो इन लोगों के बीच में हुआ करती थी। और बाबा अपनी जगह बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बाबा नो डाउट, बाबा की पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन वो था एटीट्यूड वाला। बस एटीट्यूड में रहने वाला एक शख्स होता है ना, बस एक ये क्या कहें उसको कि बस हर वक्त बस जंगजू टाइप का। तो बाबा की पर्सनैलिटी ये थी, हंसी मजाक ज़्यादा नहीं करना या बोलचाल ज़्यादा नहीं करना, बस मार धाड़ भाई, ये एक्टिविटीज़ थी। जिक्री भी यही करता था, लेकिन जिक्री था थोड़ा सा जॉली टाइप का कैरेक्टर, थोड़ा ये समझ लें कि एक मजाकिया एक कैरेक्टर था उसके अंदर, एक ना जॉलीपन था, जो हर चीज़ में कहीं न कहीं आपको मज़ाक करेगा बैठ के, हर चीज़ को सीरियस नहीं लेगा, यानी काम सीरियस करेगा, लेकिन वो समझ लें कि इतना किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं करता था। तो एक दफ़ा जब मेरा ख़्याल है 2008 या 9 के आगे पीछे की बात है, तो उस वक़्त ऑपरेशन हुआ लियारी में, बल्कि बहुत इंटेंस गैंग वॉर चल रहा था इन लोगों के बीच में। और उस वक़्त यही था कि जब वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें हो जाया करती थी, तो लोग माइग्रेशन किया करते थे, लोग पूरी फैमिलीज़ घर छोड़ के चले जाया करते थे, खाली कर दिया करते थे घर अपने ना। और ये आम सी बात थी, लियारी में कोई पहली बार नहीं हो रहा था ये, हर जब बहुत ज़्यादा गैंग वॉर उरूज पे चला जाता था, तो ये लोग अपने घर छोड़-छाड़ के चले जाया करते थे, खाली कर दिया करते थे, और उन घरों पे ज़्यादातर घरों के अंदर इन लोगों के लोग होते थे, उनके इलाके में जो घर हुआ करते थे वो वहाँ पर उनके लोग मौजूद हुआ करते थे, वो अपने मोर्चे बनाया करते थे, और जो ज़िक्री के इलाके में होते थे तो वो ज़िक्री के लोग वहाँ पर बैठा करते थे या अपने मोर्चे बनाया करते थे, और ये सिलसिला चलता रहता था। अच्छा, उस वक़्त हमारे एक बड़े अच्छे अफ़सर हैं, सारी दुनिया जानती है उनको, राजा उमर ख़त्ताब साहब, और मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, बहुत अच्छे हैं। तो उस वक़्त वो एसपी लियारी थे। अच्छा। हाँ, और उस वक़्त एक डीआईजी थे इकबाल महमूद साहब। तो हमने देखा यार ये तस्वीरें भी आ रही हैं कुछ के फैमिलीज़ जो है वो वापस आ रही हैं। शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, डीआईजी साहब और राजा साहब जो है वो कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने बोला यार अभी तो सब कुछ ऐसा चल रहा था, और ज़िक्री तो बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था मेरे साथ बैठ के कि ये और वो। मैंने ज़िक्री को किया फ़ोन, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्सा, अब आपको पता चलेगा ज़िक्री है क्या। मैंने ज़िक्री को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये तो लोग वापस आ रहे हैं, और तुम तो कह रहे थे हम ये कर देंगे और वो ऐसा-वैसा। तो ज़िक्री ना हँसने लगा। उसने बोला यार ये बेसिकली जो आप देख रहे हो ना, ये हमारी डील है।
ये उस डील के तहत आना है, अगर ये हमारी डील पूरी हो जाती है तो ठीक है, और अगर ये हमारी डील नहीं होती तो जैसे तुमने इनको आते हुए देखा है ना, वैसे ही तुम उनको भागते हुए देखोगे। अच्छा, इसमें एक जुमला था कि जैसे रेंजर्स है ना, वहाँ पर रेंजर्स भी काम किया करती थी, तो वो रेंजर्स को ना पाक फौज कहते थे, रेंजर्स नहीं कहते थे। तो ये जो जुमला था ना, आते हुए देखा और भागते हुए देखोगे, ये उनके लिए था, फोर्सेस के लिए था, पुलिस रेंजर्स के लिए, कि जैसे तुमने इनको आते हुए देखा है तो तुम इनको भागते हुए देखोगे, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ऐसी यहाँ पर सुरंगें बनाई हुई हैं, ऐसी टनल्स बनाई हुई हैं कि अगर 10 साल भी ये यहाँ पर रहेंगे ना, ये हमें पकड़ नहीं सकते। इतना खतरनाक। इतना उसने सिस्टमेटिकली जो है ना चीज़ों को लेके चलता था वो। जब मैंने ना राज साहब को फ़ोन किया, भाई मुझे तो अपनी स्टोरी करनी थी, मैंने भाई वो तो जिक्री तो ये कह रहा है कि ये डील के तहत जो भी सारी चीज़ें हुई हैं। अच्छा, वो भी घबरा गए, उन्होंने बोला यार ये क्या, बोला तुम्हारे पास फ़ोन आया है, तुम्हें कैसे पता? मैंने भाई वो मेरी बात हुई है। बोला तुम्हें कैसे पता, तुम्हारे पास फ़ोन आया? अच्छा, मैंने बोला यार अब मैं बोलूँगा मैंने फोन फ़ोन आते किया ही तो क्या करूँ? मैंने हाँ मैंने फ़ोन किया और मेरे पास आया फ़ोन। बोला नहीं नहीं, ये तो तुम्हें कोई बेवकूफ़ बना रहा होगा, तुम्हारे साथ कोई प्रैंक कर रहा होगा, ये अक्सर हमारे पुलिस वाले भी ये सारी चीज़ें करते हैं, ये वो। मैंने अच्छा चलो सही है ना? फिर ज़िक्री को फ़ोन किया, मैंने भाई वो तो ये कह रहे हैं। बोला अल्लाह ताला ज़िक्री, यार वो कोई मज़ेदार चीज़ था। वो कह रहा है कि यार अल्लाह ताला राय साहब को इज़्ज़त दे और तरक्की दे, सारी चीज़ें करे। राय साहब को बोलना यार आप फलानी फलानी रात को आए थे, फलाने फलाने आपने ऐसे कपड़े पहने थे, आपके साथ इतने 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 बंदे थे, आप पहले इस जगह पे चढ़े थे, फिर आपने चढ़ने के बाद कुछ सामान देखा, फिर आप उतरे वहाँ से, फिर आपने कहा अपने लोगों को कि जाओ ऊपर चढ़ो, सामान उतारो। राज साहब को कहना अल्लाह ताला उनको और इज़्ज़त दे, ज़िक्री आपसे 10 मीटर के फासले में या 15 मीटर के फासले पे खड़ा हुआ था। मैंने बोला फिर ये असला? बोला यार ये असला तो हम क्या करते, जंग लगा हुआ था, खराब असला था, क्या करते, फेंकते कुछ करते? हमने बोला चलो उनको ही दे दो, समझे? तो वो साला हर जगह मौजूद होता था। मजे की बात ये है, सब कुछ देख रहा होता था, उसको पकड़ना मैं भाई मैं तो आज भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि साला नहीं मरा, कैसे मर सकता है जो इतना चालाक आदमी हो? मैं तो यही कहता था कि ये अल्लाह ही चाहेगा तो मरेगा, वरना इसको मारना किसी की बस की बात नहीं है। जितना चालाक वो था, जितनी बातें उसने मेरे साथ की थी, जिस तरह की उसकी सोच थी, जिस तरह की उसकी प्लानिंग थी, जिस तरह की उसकी हरकतें थी, बड़ा मुश्किल काम था उसको ट्रैप करना, कोई आसान काम नहीं था उसको ट्रैप करना। देखे ना वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, सही है, और भी बातें बोली थी, मैं नहीं चाह रहा, मुनासिब नहीं है वो बातें बताना। तो बहरहाल क्या नाम है उसका, कि ये चीज़ मैं वहाँ पर मौजूद होता हूँ, बाबा से मिल रहा होता हूँ, उसको पता होता है, ठीक है, पुलिस कोई रेड कर रही होती है वो वहाँ पर मौजूद होता है, सही है, और नादिया कपूर से वो मिल रहा होता है, वो एक अलग मुलाकात होती है उसकी, वो एक अलग चीज़ होती है, तो वो अलग चीज़ था भाई, वो बड़ी उसको ट्रैप करना, समझना, उसको पहचानना, वो साला हर दफ़ा एक अलग नए रूप में नए आता रूप में आता था, और आपके साथ खड़ा हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये ज़िक्री आया मेरे साथ खड़ा होके चला भी गया और पता ही नहीं चला कि ये ज़िक्री था। फिर वो आपको बाद में बताएगा और एक-एक चीज़ बताएगा आपको, ऐसा नहीं है कि वो बोले कि यार हाँ, मैंने देखा था, जैसे हम लोग नॉर्मल जनरल एक बात करते हैं कि हाँ, मैंने देखा था वहाँ पर पुलिस खड़ी हुई थी, ऐसा नहीं है। वो ये भी बताएगा कितनी पुलिस खड़ी हुई थी, किस-किस के पास कौन-कौन से वेपन थे, कितने वर्दियों में थे, कितने जो है वो सिविल में थे, किसके पास कौन-सा सामान था, कौन पहले आगे बढ़ा, कौन बाद में बढ़ा आगे, कौन पीछे खड़ा रह गया, वो आपको एक-एक चीज़ बताता था। ये भी बता देगा आपकी शर्ट का कलर कौन-सा था। वो ऐसा था क्योंकि वो कहता ही यही था ना, वो कहता था कि भाई मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि अपने लड़कों को आगे मोर्चों पे जाके भेजूँ और पीछे बैठा रहूँ। बोला पहले मोर्चा मैं सँभालता हूँ, फिर पीछे से बुलाता हूँ। तो वो हर चीज़ को खुद कमांड करता था।
मॉनिटरिंग भी खुद करता था, सर्विलेंस पे भी खुद रखता था, कमांड भी खुद करता था, फायरिंग करनी है, मोर्चे संभालने, हर चीज़ को वो खुद करता था, तभी वो कामयाब था, तभी इतने साल होने के बावजूद बाबा लाडला कहें या रहमान डकैत कहें, जो सर पूरे 90% 95% लियारी लियारी को कंट्रोल किए हुए थे, वो एक इतने से लियारी के मोहल्ले में नहीं जा सके, एक जिगरी को नहीं संभाल सके, और आखिरकार उनको थक हार के जो है वो जिगरी के पास ही जाना पड़ा, उससे जो है वो नेगोशिएशंस करने पड़े, उससे सुलहनामा करना पड़ा, उसको दोस्ती उसके साथ दोस्ती करनी पड़ी, उसको अपने गैंग में लाना पड़ा, वो भी अनकंडीशनल। तो कोई आसान बात नहीं थी। आप ये सोचें कि वो क्या चीज़ होगा। सर कहा जाता उसको गोली भी नहीं लगती थी, क्या मामला था यार वो? गोली क्यों नहीं लगती थी, वो मैंने आपको बताया ना कि उसको ट्रैप करना ही मुश्किल काम था। बोला कोई जादू वादू भी भाई करते बता थे, ये रहा हूँ ना, सुना है। नहीं नहीं, जादू वादू का नहीं है वो, तो लोग उसको ना बदनाम, वो इस चीज़ से ना वो बड़ा वो होता था कि जैसे वो कहते थे जिक्री है, ये नॉन मुस्लिम्स हैं, इनका तो क्या नाम है, हजी भी अलग होता है। ये मैंने उससे बातें की थी, तो वो ना बड़ा इसमें होता था कि यार ये देखो, अब ये ऐसे नहीं तो मैं ऐसे बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम भी मुसलमान हैं, ये सारी बातें वो करता था बैठ के, कि मतलब वो समझता था कि ये भी एक ट्रैप है उसके लिए, कि इसको कहीं ना कहीं लोगों को डाइवर्ट करना है, लोगों को इसके खिलाफ, क्योंकि वो कुछ तो कर नहीं पा रहे थे, तो वो बोल देते कि इस तरह कर दो। ये सारी बातें हुआ करती थी, इसमें कोई शक नहीं हुआ करती थी, जिसपे वो कभी हंसता भी था और कभी सीरियस भी लेता था इन बातों को, लेकिन हर दफ़ा इस चीज़ को डिनाई करता था कि ऐसी कोई बात नहीं है। सर हमने तो ये सुना है कि हाँ बाबा लाडला वालों से इसका जब मुकाबला होता था तो इसको गोली नहीं लगती थी, बोलते थे इससे जादू किया हुआ है भाई। भाई मैं बता रहा हूँ ना आपको कि वो हर चीज़ को बड़ा सोच समझ के नाप तोल के किया करता था, समझे? तो यही वजह थी कि वो अपनी सेफ्टी को भी रखता था। आप पहली बात तो ये है ना कि मैं बता रहा हूँ ना आपको कि वहाँ जब गोलियाँ चलती हैं ना लियारी में, तो कोई मुझे बता दे खड़ा हो के, कोई जितना भी बड़ा माइकल हाल हो, कोई जितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, वो बता दे गोली चल कहाँ से रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है, ये सिर्फ बता। गूंज होती है बस, और ये नहीं पता चलता कि गोली आ कहाँ से रही है, छुपना कहाँ है, भागना कहाँ है, ये नहीं पता चलता किसी को। तो लोग अपने तौर पे भाग रहे होते हैं, कोई इधर कोई इधर, गोली कहाँ है, किसी को ये नहीं पता कि जिस तरफ मैं भाग रहा हूँ वहीं आ रही है गोली। जैसे मैं फंसा, मैं तो कई दफ़ा फंसा वहाँ पर, तो मैं तो सिर्फ ये पतली सी दीवार के साथ यूँ खड़ा रहा था, और जो पड़ सक जब पहली बार मैं फंसा था तो मैं इसी तरह खड़ा रहा, क्योंकि मुझे ये था कि यार मैं भागूँ तो भागूँ कहाँ, कि गोली की डायरेक्शन तो पता मुझे चले। तो पता चले ना, मैं अगर इधर भागूं और वो आ ही यहीं रही है, या मैं इधर भागूं तो आ यहाँ रही है, मैं या यूं भागूं तो भागूं कहाँ, तो मैं यूं ही खड़ा रहा। मेरी मजाल नहीं थी कि 2 कदम पे मैं एक दुकान थी उसके अंदर जा आप सकूं। करने क्या गए थे सर? वो तो मैं बाबा से मिलने गया था उस वक्त, अच्छा उस टाइम जो पहली बार ही फर्स्ट हो। टाइम जो मैं गया था उसके बाद। तो वो नहीं समझ में आ रहा था किसी की, लोग तो जनरली भागते हैं, तो मैं तो कभी भी नहीं भागता था, मैं तो हमेशा जहाँ होता था वहाँ स्टिल हो जाता था। मैंने आखिर में यही सोचा बैठ के, हमेशा से मेरा ये काम था, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो, क्योंकि सीरियल बॉम्बिंग्स हो रही थी, ट्विन बॉम्बिंग्स हो रहे थे, एक के बाद एक जो ब्लास्ट होना शुरू हुए, तो उसमें भी हम यही करते थे कि यार भागना नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें भागना किस डायरेक्शन में। तो जब गोलियां चल रही हैं, कहीं से भी चल रही हैं, तो उस वक्त भी हमें भागना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को वहीं जितना महफूज हम कर सकते हैं, अगर कोई रोड है, फुटपाथ है, तो फुटपाथ के साथ लेट जाए, कोई दीवार है तो उसके साथ खड़े हो जाए, वह हम इससे ज़्यादा, कोई गाड़ी है तो उसका कवर ले लें, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो हमने हमेशा यही किया। सर इससे कितनी मुलाकातें रही आपकी? यार इससे मुलाकातें रहीं, अच्छी खासी रहीं, 2-3 दफ़ा तो मुलाकातें हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर जो राब्ता था वो फ़ोन पे हुआ करता। फ़ोन पे तो ऐसा था जैसे मैं और आप राब्ता कर रहे हैं ना, और 1-1 घंटे, डेढ़-डेढ़ घंटे, मतलब एक बार तो ऐसा भी हुआ कि डेली टाइम्स में था मैं उस वक़्त, तो पता नहीं क्या हुआ था उस वक़्त, कोई स्क्रूटनी वग़ैरह हो रही थी शायद, तो जो लंबी-लंबी कॉल्स, क्योंकि उस वक़्त मोबाइल कॉल्स महँगी हुआ करती थी भाई, तो उस वक़्त भाई रिकॉर्ड पूरी लिस्ट निकल आई। अब लिस्ट में हम भी परेशान, उसमें हमारा नाम भी आ रहा कि भाई ये भी इतनी लंबी-लंबी कॉल्स कर रहे हैं। तो मैंने बोला यार पता नहीं ये मेरा नाम क्यों आ गया?
अच्छा मैंने जब नंबर देखे तो बाबा कहते हैं जिक्री, अबे मैंने बोला बस सही है भाई, तो ऑफिशियल उस खाते में आया, मेरा कोई पर्सनल उसमें नहीं आया। तो मैंने जाके बताया अपना, हमारे एक रेजिडेंट एडिटर थे उनको बताया, मैंने सर ये तो मुझे करना, नहीं नहीं तुम्हारा मसला नहीं है, तुम छोड़ो, तुम करो तुम करो। तो मतलब ये पोजीशन थी, इतना कांटेक्ट में रहते थे आप? इतना कांटेक्ट में रहता था कि लिस्ट निकल आई ऑफिस की, और घंटों घंटों। और बात ज़रूरी नहीं था कि मतलब जो भी हैपनिंग्स होती थी ना वहाँ पर, क्योंकि वहाँ तो रोज़ ही होती थी, वही आपको रोज़ ही करनी होती थी। फिर हर दफ़ा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करते ना, आपको थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ता है, थोड़ा सा दोस्ती यारी वाला माहौल बनाना पड़ता है, या उसको, या आपको कहीं ना कहीं यकीन दिलाना पड़ता है कि हाँ यार आप एक न्यूट्रल हो, आप उसके साथ हो, अगर उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी है तो आप उसको भी हाईलाइट कर रहे हो, ठीक है। और यही हमारा काम था, हम ऐसा नहीं था कि हम किसी को फेवर दे रहे थे बैठ के, हम फेवर किसी को भी नहीं दे रहे थे, हम लोगों के सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ले रहे थे जो उनकी बातें थी, या अगर उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी थी या वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे थे तो हम वो चीज़ें कर रहे होते थे हाईलाइट, हम किसी को फेवर नहीं दे रहे होते थे। अब मिसाल के तौर पे जैसे चौधरी असलम साहब ने बाबा लाडला के ऊपर जब हेड मनी लगाई तो मुझे बाबा लाडला मिल गया, तो मैंने उसको बताया कि भाई तुम्हारे ऊपर तो जो है वो चौधरी साहब ने इतनी इतनी हेड मनी लगा दी है, 5 लाख थी या कितनी थी, या 50 लाख जितनी भी थी। तो उसने मुझे कहा कि उसके डबल अमाउंट पे, बोला मैं इतने पैसे लगाता हूँ। चौधरी के सर की? तो हाँ, मैं चौधरी के सर की इतनी कीमत लगाता हूँ। तो फिर हमने ये किया, ये ट्रिब्यून की बात है, जब वो ऑपरेशन हो रहा था, लियारी ऑपरेशन, तो हमने ये लगाई कि भाई पुलिस ने इतनी लगाई और बाबा ने चौधरी के सर की डबल इतनी पे लगाई। तो इसी तरह जब लियारी वाली मैंने आपको बात बताई ना कि, और जिक्री वाला जो वो था, जब मैंने उसको कहा कि भाई ये तो सब, तो वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इकबाल महमूद साहब डीआईजी साउथ थे उस वक्त, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने तो एक तरफ हमारी ये 8 कॉलम्स 4 कॉलम की जो एक लीड थी कि भाई हमने लियारी क्लियर करा दिया है ना, और उसी के साथ जिक्री था, ठीक है, कि अगर हमारी मेरी कमिटमेंट पूरी नहीं हुई तो फिर एक्शन होगा, समझे। अच्छा। हाँ, तो मतलब हम तो ये वाला काम कर रहे थे ना कि भाई ठीक है पुलिस काम कर रही है, और बाज़ वक़ात ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उस वक्त जो मेरी समझ में आया वो ये आया कि पुलिस ने बेसिकली दोनों के साथ गेम किया, रहमान वालों को बोला तुम रुक जाओ, इनको कहा तुम रुक जाओ, हम तुम्हें खाली करा के कुछ इलाके दे देंगे, तो उनको कहा तुम्हें खाली करा के कुछ इलाके दे देंगे, तुम्हारे हैंड ओवर कर देंगे, तुम्हारे कंट्रोल में कर देंगे, तुम्हारे कंट्रोल, बेसिकली इनको सिचुएशन को ठंडा करना था। तो ये एक प्रैक्टिस होती है, तो इसमें सर कोई बुरी सिचुएशन बात को नहीं है। ठंडा किया और बोला हमने साफ कर दिया, तो कल वापस से ये वही कच्चे के डाकू वाला काम हुआ था। भाई देखिए टेम्परेरी तो आपको, जब आप देख रहे हैं कि इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई है कि लोग घरों पे नहीं है, बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, और फिर उन, देखिए ना, एक तो एक किसी हद तक हमें ये होता है कि यार ये रुक जाएगा, शायद इतने लोग हैं इस वजह से कहीं ना कहीं सिचुएशन, लेकिन जब ग्राउंड बिल्कुल खाली करके दे देंगे तो फिर तो नहीं रुकेगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये वाली टैक्टिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं, तो उन्होंने की थी, अब वो सही सर की थी। सुना आखिर में गफ्फार साहब ने, गफ्फार जिक्री ने इन्हीं को ज्वाइन कर लिया था, उज़ैर वालों को? मैं उज़ैर वालों को बता रहा हूँ ना कि आखिर में रहमान की ज़िंदगी में, रहमान के एनकाउंटर से पहले जब रहमान ने या बाबा लाडला ने अपना पूरा जोर लगा दिया था कि जिक्री को ख़त्म करना है, या जिक्री का जो अली मोहम्मद महल्ला है उसको कैप्चर करना है, नहीं कर सके वो। सर ये जिक्री मोहल्ला भी कहलाता है, वही है ना? अली मोहम्मद महल्ला, जिक्री पाड़ा, जिक्री मोहल्ला, ये सब एक ही हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने पूरा जोर लगा दिया, 1 महीने 2 महीने 1-2 साल, पता नहीं कितने साल, जब से पप्पू गया हुआ था, जब से वही कर रहा वही था, और पप्पू संभाला। के आने के बाद भी वही कर रहा था सब कुछ, वो कुछ नहीं कर सके। तो आखिर में उनके पास ऑप्शन क्या बचा, क्योंकि अब रहमान को ना कुछ चाहिए नहीं था, रहमान को ये था कि बस अब सब ख़त्म करो, वह जो भी हो मेरा कंप्लीट होल्ड है, और वो उसको ऐसे मिल नहीं रहा था। तो आखिरी में उसके पास ऑप्शन क्या था, आखिर में उसको सरेंडर, मैं कहूँगा कि रहमान ने सरेंडर किया था,
गफ्फार के आगे। गफ्फार के आगे। तो उस तरह उसने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद उसको अमन मुआहिदा एक किया। अमन मुआहिदा अनकंडीशनल था ज़िक्री की तरफ से, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी कि तुम आ रहे हो तो यूँ करो। वो तुम आ नहीं रहे, तुम्हें हम बुला रहे हैं भाई, तुम आ जाओ, हमारे साथ बैठो, अपने काम करो, कोई टेंशन हम नहीं है, तुम्हें कुछ तुम नहीं हाँ कहेंगे। तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। वो हमसे नहीं लड़ो बैठ के, ना हमारे लोगों को मारो ना तंग करो। जैसे नादिया कबूल का वाक़या था, नादिया जब ज़िक्री का नाम बड़ा उरूज पे आना शुरू हुआ, तो नादिया कबूल को उस वक्त मुलाकात का हुआ कि भाई ज़िक्री से मुलाकात करनी है। तो नादिया कबूल के भाई एक दिन मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया। अब सारे बैठे हुए, ज़िक्री के डॉक्टर शेब और उसके दो चार लोग जो करीबी दोस्त थे वो सारे बैठे हुए। नादिया कबूल बैठी, बैठे बातें हो रही है, सारी बातें हो गई। करीबन कोई आधा एक बकौल ज़िक्री के, ये ज़िक्री सुना रहा है, मैं नहीं सुना रहा हूँ, ठीक है। तो बोला जब आधा 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया तो मैंने बोला कि भाई ये तो सारी बातें ठीक है, लेकिन वो आप उसको गफ्फार ज़िक्री को तो बुला दें। अच्छा। बोला यार गफ्फार ज़िक्री, अब सब ना एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि ये क्या सीन है। सही है, वो उधर देख रहा है, वो मेरी तरफ देख रहा है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, सब ये देख रहे हैं। तो एक ने बोला बाजी यही तो है ज़िक्री। तो वो यूं हैरान कि यार ये ज़िक्र, मतलब बता तो रहा हूँ कि यार आप, एक होता है ना हम लोग क्या सोचते हैं बैठ के कि एक डॉन है, एक गैंगस्टर है, हम जाएंगे पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं। वो ऐसा वैसा नहीं था, वो आपके और मेरे जैसा था। अपने आपके लड़कों के साथ, साथ वैसे ही अबे घूमता भाई होगा। वो आपके साथ बैठ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, आपके साथ दुनिया भर की बातें करेगा, हंसी मजाक करेगा, निकल के चला जाएगा, आपको बाद में पता चलेगा, कोई बताएगा ये पता है कौन था वो लोग को, ये ज़िक्री था। यही तो वजह थी जो उसकी कामयाबी का राज था। अब बाबा ऐसा नहीं था, बाबा या को दूर दिया से। दीगर जो थे वो ऐसे नहीं थे। इनको वो दूर से। अलग से पता चलते थे कि हाँ भाई ये कुछ है, लेकिन वो अपने मुंह से नहीं भी बताए ना तो आप बोलोगे नहीं यार ये कोई है। बाबा को मैंने कभी भी ना ऐसा नहीं देखा कि वो थोड़ा सा भी यूं हो। बाबा हमेशा बस यूं एक्टिव रहता था, एटीट्यूड में रहता था, पता नहीं दिमाग पे उसके ना हर वक्त सवार रहती थी मार धाड़ वाली। था वो भी बड़ा जबरदस्त, वो फाइटर था, जिगरी फाइटर प्लस कैरेक्टर था। सर ये गफ्फार ज़िक्री का नाम कहाँ से शुरू हुआ था, ये आम आवाम को कब पता चला? मशहूर तो ये शुरू से ही था, अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर। सही है, जैसे मैंने बताया कि वो पहले को उसके साथ जो है वो अल्लाह के साथ हुआ करता था। इसके अलावा भी एक आध दफ़ा पहले भी पकड़ा जा चुका था, सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो ऐसा नहीं था कि लोग नहीं जानते थे। हाँ, लेकिन जो उसका नाम हाईलाइट होना शुरू हुआ, मीडिया पे हाईलाइट होना शुरू हुआ, जो पब्लिक को पता चलना शुरू हुआ, आवाम को पता चलना शुरू हुआ, या एक समझ लें कि एक उभर के एक गैंगस्टर मंज़र-ए-आम पे आना शुरू हुआ, वो उस वक़्त से हुआ जब इसने पप्पू का गैंग जॉइन किया पहली बार। और जब पप्पू जेल गया, अरेस्ट हुआ और जेल गया, और जेल जाने के बाद फिर जब, क्योंकि पूरे गैंग की कमांड इसके हाथ में आ गई थी और इसने रहमान को या बाबा लाडला को टफ टाइम देना शुरू करा, तो फिर पता चलना शुरू हुआ, क्योंकि पप्पू 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 से फिर जिक्री होना शुरू हो गया था। तो ये यहाँ से वो असल मशहूरी उसके सामने आई। फिर वक्त के साथ साथ वो मशहूर डेली जो है वो फिर अखबारात में या मीडिया पे फिर इसी का ही नाम चल रहा होता था। और फिर उसके बाद और मशहूर जब हुआ, जब उसने रहमान के साथ जब अमन मुआहिदा हो गया, फिर हम रहमान के मर्डर जो एनकाउंटर था, उस एनकाउंटर के बाद फिर जब रहमान के गैंग में इंटरनल रिफ्ट शुरू हुई, वो सारी चीज़ें हुई, तो ये क्योंकि इस नेचर का था नहीं, तो इसने बोला कि मेरा काम अब यहाँ नहीं बनता, ये निकल गया यहाँ से, ये वापस बलूचिस्तान, ठीक है। और क्योंकि इसको पता था कि ये तो साले आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और इस दौरान मेरा भी कुछ नहीं यहाँ पर होना, बल्कि उल्टा फिर दोबारा से शुरू होगा, ये निकल गया वहाँ से। फिर जब वो केआरसी वाला, कच्ची राब्ता कम्युनिटी वाला इशू शुरू हुआ, तो फिर इसको बाकायदा अच्छा। बुलाया गया, ठीक है। तो फिर ये एक वक्त में जो है वो फिर इसने केआरसी के साथ मिल के उज़ैर बलोच वालों के साथ फाइट की, ठीक है। फिर वो सारी चीज़ें हो गई, फिर उसके बाद फिर आखिर में वो जो कराची ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, कराची ऑपरेशन के बाद फिर ये बलूचिस्तान, ठीक है, फिर ये यहाँ से निकल गया। फिर ये जो अभी वापस आया, मेरे ख्याल 18 में वापस, अक्टूबर 2018 में ये वापस आया, और आने के बाद ये अब
आता, रिवाइव करता गैंग को, सारी चीज़ें करता। इस दौरान इससे पहले ही जो है वो एक एजेंसी की जो है वो इन्फॉर्मेशन थी, उस पे पुलिस ने उन्होंने मिल के काम किया और इसकी टिप मिली, ये इनकाउंटर में मारा सर गया। इसका एनकाउंटर भी बोलते हैं बड़ा खतरनाक था। यार ये कौन एनकाउंटर सा में ना ये एरिया में अपने था? बच्चे को लेके जाना चाह रहा था। ये पाकिस्तान चौक वाली साइड थी कोई, नहीं या पाकिस्तान उर्दू चौक, बाजार? नहीं वो ये वही थी, अपने उसका ही इलाका था। लियारी के अंदर ही था? लियारी में ही हुआ था, अपने ही उसके मोहल्ले में हुआ था। लेकिन उसका मोहल्ला उस वक्त वैसा नहीं था जैसे पहले हुआ करता था ना। पहले अगर होता तो पुलिस क्या कोई भी घुस नहीं सकता था वहाँ पर, लेकिन उस वक्त तक तो सब खत्म हो चुका था, सारी चीज़ें हो चुकी थी, क्योंकि पहले वो रहमान के साथ अमन मुआयना कर चुका था, फिर ये कराची ऑपरेशन शुरू हो चुका था, वहाँ भी सब खत्म हो चुका था, यहाँ भी सब खत्म हो चुका था। अब बिल्कुल न्यूट्रल एक मोहल्ला था वो, वहाँ पर अचानक से ये वहाँ पर आना जाना इसने शुरू कर दिया था। ठीक है, इस दौरान इसकी एक टिप मिल गई, बस उस टिप मिल गई। उस वक्त ये अकेला था और इसके साथ जो है वो एक वो था जाहिद छोटा, इसका एक करीबी साथी वो था। और इसकी टिप मिली, बस उस टिप पे अभी कितनी देर करता फाइट, लेकिन फिर भी कहते हैं तकरीबन कोई 1.5 घंटे के करीब इसने फाइट की है पुलिस वालों से? पुलिस के साथ। ठीक है, 1.5 घंटा, 1-2 लोग कोई आसान बात नहीं है। तो 1.5 घंटे के करीब एंगेज किया, उसके बाद जाके एनकाउंटर में। और कहते हैं लोग कि भाई वो बच्चे को, जो उसका 3 साल का बच्चा भी इसमें मारा गया, तो वो उसको ढाल बना रहा था, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इसको ढाल बना रहा था। हो सकता है कि वो उसको लेके निकलने में लगा हुआ था। तो बहरहाल ये तो एक अजम्पशन है हमारी कि किस तरह था, लेकिन वो समझ लें कि बस उसकी उस दिन आई थी तो आ गई, वरना तो उसको पकड़ना ना बड़ा मुश्किल काम था। बहुत बहुत शुक्रिया फराज खान साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे फराज खान साहब, इन्होंने बताया गफ्फार ज़िक्री कौन सा करैक्टर था और ये कितना खतरनाक था और आखिर अंजाम कितना बुरा उसके साथ हुआ। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।